हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के व्यवसाय अध्ययन का 6th चैप्टर नियुक्तिकरण या स्टाफिंग, इसमें हम नियुक्तिकरण के तत्व देख रहे थे। इन तत्वों में हमने पहला तत्व भर्ती पढ़ लिया है। आज हम इस वीडियो में दूसरा तत्व चयन या सिलेक्शन पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि चयन या सिलेक्शन का क्या अर्थ है। चयन का अर्थ है कि हमने जो विभिन्न स्रोतों से भर्तियां की हैं, जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि विभिन्न स्रोतों के द्वारा यानी बाह्य स्रोत और आंतरिक स्रोतों के द्वारा जो आवेदन प्राप्त होते हैं, उन आवेदनों में से विभिन्न क्रियाओं और कुशल व्यक्तियों को छांटने का मतलब है चयन। सर्वोत्तम को चुनना यानी चयन। कर्मचारियों का चयन करना वास्तव में एक निर्णय संबंधी प्रक्रिया है। ये निर्णय लेना कि आए हुए आवेदन पत्रों में से कौन सा व्यक्ति ज्यादा योग्य होगा किस पद के लिए, ये चयन करना। चयन एक विभेदात्मक प्रक्रिया है जिसमें योग्य कर्मचारियों को नियुक्त कर लिया जाता है और अनुपयुक्त प्रार्थियों को छोड़ दिया जाता है। यह एक नकारात्मक प्रक्रिया भी है। अब हम देखते हैं परिभाषा, चयन की परिभाषा। तो डेलय योडर के अनुसार चयन वह प्रक्रिया है जिससे नियुक्ति के इच्छुक प्रत्याशियों को दो वर्गों में बांट दिया जाता है, वे जिन्हें नियुक्त किया जाना है और वे जिन्हें अस्वीकार किया जाना है। ऐसे दो भागों में आए हुए आवेदन पत्रों को दो भागों में बांटना यानी चयन। अब हम देखते हैं बृहद आकारीय संस्थाओं के लिए चयन प्रक्रिया किस प्रकार से है, या चयन प्रक्रिया में क्या क्या किया जाता है बड़े बड़े संस्थाओं में। तो सबसे पहला है प्राथमिक साक्षात्कार अथवा प्रार्थियों का स्वागत। ये चयन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण है। इसमें साक्षात्कार नियोजन कार्यालय के द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इसमें प्रार्थी को बहुत थोड़े समय में ही कार्य, मजदूरी, कार्य दशाएं तथा कंपनी के बारे में बता दिया जाता है तथा उनसे उनकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कौशल, कार्य, रुचि, इन आवश्यक तत्वों की जानकारी ले ली जाती है। इस प्रकार ये साक्षात्कार का पहला चरण है। थोड़े थोड़े कम समय में उनसे भेंट करना, उनके बारे में जानना और कंपनी के बारे में बताना, ये प्राथमिक साक्षात्कार है। अगली प्रक्रिया है आवेदन पत्र भरना। अब आवेदन पत्र भरने के लिए जो प्रथम साक्षात्कार में सफल हो जाते हैं, ऐसे लोगों को एक आवेदन पत्र भरने दिया जाता है जिसमें कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है जीवन संबंधी जानकारी, यानी स्वयं का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थान, आयु, लिंग, नागरिकता, शारीरिक माप, चिन्ह, वैवाहिक स्तर और इसी प्रकार की परिवार से संबंधित और जानकारियां। फिर इसमें दूसरा कॉलम होता है शैक्षणिक जानकारी। शिक्षा के विषय में शिक्षा लेने का विषय, तकनीकी ज्ञान और कार्य का प्रशिक्षण, यदि पहले कभी प्राप्त किया हो तो। फिर तीसरा है कार्य का अनुभव, पूर्व कार्य का अनुभव, पदों की संख्या, कार्य की प्रकृति, कार्यालय, वेतन, वेतनमान और पद छोड़ने का कारण और पूर्व नियोक्ता के नाम व पते। यदि पहले कहीं काम किया है यानी यदि कार्य का अनुभव है तो किस प्रकार के कार्य का अनुभव है, कहाँ काम किया था, कितने साल किया था, कितना वेतन था, ये सारा भरने के लिए होता है। फिर है तीसरा है वेतन तथा अन्य सुविधाएं जो अपेक्षित हो।
अन्य क्या क्या सुविधाएं अपेक्षित है और कितना वेतन लेना अपेक्षित है। फिर व्यक्तिगत रुचि, संघों की सदस्यता, रुचियां, आंतरिक कार्य, खेल कूद में रुचि, विशिष्ट कोई योग्यता हो तो वह, और फिर अन्य बातें, यानी इसी संदर्भ में जिस कार्य के लिए उन्होंने आवेदन किया है उस संदर्भ में यदि कुछ विशेष बातें हों तो वो लिखना होता है। इस प्रकार ये आवेदन पत्र भरना इसका दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। यह चयन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा व्यक्ति के उत्तरदायित्व, उनका व्यवहार और उनके गुणों का पता किया जाता है। चयनकर्ता आवेदक के सामने बैठकर विचार विमर्श करते हैं और चयनकर्ता व्यक्ति के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं और आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं की भी पुष्टि करते हैं। ऐसा न हो कि आवेदन पत्र में लिखी हुई सूचनाएं अच्छी सूचनाएं लिख दी, वैसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए साक्षात्कार लेकर उन बातों की पुष्टि की जाती है। आवेदक भी यदि चाहे तो कार्य और कंपनी के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है जो विज्ञापन में न लिखी हो। फिर अगला स्टेप है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ये भी एक महत्वपूर्ण चयन विधि है। कुछ विशेषताएं जो आवेदन पत्र के विशेषण एवं साक्षात्कार के द्वारा मालूम नहीं होती हैं, उन्हें इन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा मालूम कर लिया जाता है। अगला है विभाग प्रधान की अंतिम स्वीकृति। यानी पहले प्राथमिक साक्षात्कार हुआ, उसके बाद आवेदन पत्र भर दिया, फिर साक्षात्कार हो गया, उसके बाद मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी हो गया। फिर अगला है विभाग प्रधान की अंतिम स्वीकृति, यानी जो उस विभाग का एचओडी है उसकी अंतिम स्वीकृति। जब इन ऊपर वाली स्थितियों से, ऊपर वाले चरणों को पार करते हुए जब विभाग प्रधान के तक प्रार्थी का आवेदन पत्र पहुंचता है तो अंतिम स्वीकृति विभागाध्यक्ष के पास भेज दी जाती है। विभागाध्यक्ष प्रार्थी की भौतिक मानसिक क्षमताओं से संबंधित परीक्षण करते हैं और यदि प्रार्थी उसमें सफल होता है तो अध्यक्ष उनको नियुक्त करने के संबंध में अपनी स्वीकृति दे देता है, विभाग का अध्यक्ष। फिर अगला है शारीरिक परीक्षण। विभागाध्यक्ष की स्वीकृति मिल जाने के बाद प्रार्थी की चिकित्सकीय जांच की जाती है जिससे ये मालूम किया जाता है कि वह शारीरिक दृष्टि से कार्य करने के योग्य है अथवा नहीं, या उसको कोई खतरनाक रोग तो नहीं है। फिर अगले चरण में संदर्भों की जांच। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ ही कुछ ऐसे व्यक्तियों के संदर्भ मांग लिए जाते हैं जो कि प्रार्थी के चरित्र, कार्य और उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानते हों। इसके बाद उसकी पुष्टि कर ली जाती है। जो इनको जानते होंगे या जहां इन्होंने पहले कार्य किया होगा वहां से बात करके इनकी चरित्र और बाकी सारी पुष्टियां कर ली जाती हैं। फिर है नियुक्ति पत्र। ऐसे प्रार्थी जो उपर्युक्त यानी सभी बाधाओं को पार कर लेते हैं और सफल घोषित किए जाते हैं, उनको कंपनी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाता है। नियुक्त व्यक्ति को उसकी नियुक्ति की सूचना नियुक्ति पत्र देकर की जाती है, जिसमें नियुक्ति के संबंध में आवश्यक शर्तें, वेतनमान, कार्य पर पहुंचने की तिथि, ये सब लिखा हुआ होता है। फिर अगला है वेतन विभाग को सूचना। तो जब चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाता है, तब वेतन विभाग को कर्मचारी के वेतन के लिए वेतन विभाग को सूचना दी जाती है कि समय पर उसके वेतन का भुगतान करें। ये थे बृहद आकारीय संस्थाओं के लिए चयन प्रक्रिया। अब हम देखते हैं श्रेष्ठ चयन के आवश्यक तत्व क्या हैं।
या चयन के सिद्धांत क्या हैं, या कर्मचारियों के चयन में ध्यान रखने योग्य बातें। इसमें सबसे पहले है योग्य को प्राथमिकता। कर्मचारियों का चयन करते समय व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं देकर उसकी योग्यता को महत्व दिया जाना चाहिए, ताकि संगठन की आवश्यकताओं को एक योग्य व्यक्ति के द्वारा पूरा किया जा सके। दूसरा है इसमें चयन नीति सेवी वर्गीय नीति के अनुरूप होनी चाहिए। कर्मचारी चयन नीति संस्था की सामान्य सेवी वर्गीय नीतियों के अनुरूप होना चाहिए। सेवी वर्गीय नीति यानी जो इनको अपॉइंट करते हैं उनकी नीतियों के समान ही कंपनी की नीतियां होनी चाहिए। फिर अगला है सरल चयन नीति। कर्मचारी चयन नीति एवं प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, जो चयनकर्ता तथा अभ्यर्थी दोनों ही को आसानी से समझ में आने वाली हो। फिर है अगला सक्षम व्यक्तियों द्वारा चयन। जब भी कर्मचारियों का चयन करना हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन व्यक्तियों को ये चयन की प्रक्रिया सौंपी गई है या जो सेवी वर्गीय प्रबंधक हैं, ये योग्य होना चाहिए जो कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहे हैं। जिस विभाग के लिए नियुक्ति की जा रही है उस विभाग के अनुसार व्यक्तियों को चयन किया जाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिर है अगला उपयुक्त स्रोत। कर्मचारियों का चयन करते समय श्रम की प्राप्ति यानी व्यक्तियों को नियुक्त करना या भर्ती के किसी एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं होना चाहिए, अपितु आंतरिक और बाह्य दोनों ही स्रोतों का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का चयन किया जा सके। अगला है चयन की विभेदात्मक पद्धति। विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के चयन के लिए एक ही विधि का प्रयोग करके उनके लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। एक ही विधि का प्रयोग न हो, जिस प्रकार का कार्य हो उस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए कि उस कार्य के लिए कौन सा व्यक्ति सक्षम है। एक ही प्रकार चयन का नहीं होना चाहिए। अलग अलग कार्य के लिए व्यक्तियों को अलग अलग विधियों से चुनना चाहिए। फिर है लोचदार चयन पद्धति। कर्मचारी चयन पद्धति एवं नीति लोचदार पूर्ण होनी चाहिए, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन भी किया जा सके। फिर अगला है निर्धारित प्रमापों के आधार पर चयन। कर्मचारियों का चयन करते समय निर्धारित प्रमापों का पालन किया जाना चाहिए। उन्हीं कर्मचारियों का चयन किया जाना चाहिए जिनमें कार्य के अनुरूप योग्यता हो। अगला है निष्पक्षता। कर्मचारियों का चयन करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। यह किसी भी संस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अगला है देश की रोजगार नीति का पालन। संगठन के लिए आवश्यक है कि कर्मचारियों का चयन करते समय सरकार की जो रोजगार नीति है उसके अनुरूप इनकी चयन नीति होनी चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।